हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, जिससे हमें एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन को आज हम पढ़ेंगे, इस रिएक्शन को समझेंगे, रिएक्शन क्या होता है, इस किस रिएक्शन को ओजोनोलिसिस कहते हैं, ओजोनोलिसिस क्यों कहते हैं, प्लस इसके मैकेनिज्म को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और लास्ट में कुछ शॉर्टकट्स देखेंगे, किस तरह से इस रिएक्शन से हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसके शॉर्टकट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं ओजोनोलिसिस। अब बच्चों अगर मैं इसकी बात करूं कि ओजोनोलिसिस क्या होता है, इसमें दो टर्में हैं, ओजोन और लिसिस। देखिए इसमें दो टर्म है, ओजोनो और लिसिस। मतलब ओजोन की एडिशन हुई, उससे हमें ओजोनाइड बना, और लाइसिस, लाइसिस मतलब तोड़ना, लाइसिस मतलब तोड़ना, उसको उस ओजोनाइड को तोड़ के हमें जो प्रोडक्ट मिले वो मिले एल्डिहाइड और कीटोन। अगर मैं सिंपल रिएक्शन को समझाऊं, पहले मैंने ली एल्कीन, एल्कीन में मैंने एडिशन किया ओजोन का, ओजोन में हमें एक इंटरमीडिएट मेरा मोलोजोनाइड जो बहुत ही ज्यादा स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है, उसमें हुई रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट से वो बना ओजोनाइड जो कंपैरेटिवली इससे ज्यादा स्टेबल है। फिर ओजोनॉइड की हमने कर दी लाइसिस, उसकी हाइड्रोलिसिस की हमने, उसकी की लाइसिस, लाइसिस मतलब उसको क्लीवेज किया, बॉन्ड को क्लीवेज करने के बाद जिंक की प्रेजेंस में हमें मिले एल्डिहाइड और कीटोन के प्रोडक्ट। ठीक है, यहां तक बात, एक जनरल बात इसकी समझ आ गई। ठीक है, अब इसी रिएक्शन को, एक इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, इसी रिएक्शन को हम क्लीवेज रिएक्शन भी कहते हैं, एल्कीन की क्लीवेज रिएक्शन भी कहते हैं। क्लीवेज रिएक्शन क्यों, क्लीवेज मतलब लाइसिस, क्लीवेज कहां से क्लीवेज हुई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की क्लीवेज होने से हमें जो प्रोडक्ट मिले, क्लीवेज होने से प्रोडक्ट मिलते हैं, इसलिए हम इसे क्लीवेज रिएक्शन भी कहते हैं। और प्लस एक और चीज इसमें ध्यान रखनी है हमें, जब ओजोन गैस इसमें, ओजोन इसमें जब ऐड करते हैं तो जो हम सॉल्वेंट लेते हैं वो हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, नॉन पोलर नॉन रिएक्टिव पोलर सॉल्वेंट इसमें हम यूज करते हैं, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहां तक बात क्लियर, जनरल रिएक्शन हमें समझ आ गया। क्या हुआ, एल्कीन ली, ओजोन के एडिशन की, पहले एक मोलोजोनाइड बना, वो स्टेबल नहीं था, उसकी रीअरेंजमेंट हुई, फिर ओजोनॉइड बना, ओजोनॉइड की जब लाइसिस हुई, लाइसिस मतलब ओजोनॉइड को जब तोड़ा गया तो मेरे पास आगे दो एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, हाइड्रोलिसिस किसकी प्रेजेंस में हुई, वाटर और जिंक की प्रेजेंस में। यहां तक बात क्लियर होगी हमारे पास। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बच्चों, अब इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं कि ओजोनोलिसिस का टोटल पूरा मैकेनिज्म किस तरह से होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास है एक एल्कीन और एक है ओजोन का मॉलिक्यूल। पहली एडिशन इन्हीं की हुई थी, ओजोन और एल्कीन की एडिशन हुई थी। ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास है पॉजिटिव चार्ज, इसके पास है नेगेटिव चार्ज और ये न्यूट्रल है। ठीक है, ओजोन के मॉलिक्यूल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां है मेरे पास कार्बन का एक पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, इस ऑक्सीजन के पास था पॉजिटिव चार्ज, इसने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचे यहां पे। ठीक है, इसमें भी एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन इसका शेयर हो रहा है, एक इसका शेयर हो रहा है, समझिएगा, एक इसका शेयर हो रहा है और एक इसका शेयर हो रहा है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। इसका जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, एक तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, दूसरा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन भी इसने अपने पास ले लिया। ठीक है, अब जब इसका इलेक्ट्रॉन यहां पे गया, जब इसका इलेक्ट्रॉन यहां पे गया, समझिए, जब इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन चला गया यहां पे, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन उसको कहां दिख रहे हैं, पाई बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उसको पास में। पाई बॉन्ड क्या है, वीक बॉन्ड होता है, यहां पे इसको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन चले गए इस ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, अब इस कार्बन, समझिए इस चीज को, इस कार्बन, इस बॉन्ड में, इस कार्बन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन था, एक इस कार्बन से शेयर किया होता, जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है वो उठ के आ गया यहां ऑक्सीजन पे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहां से, इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, यहां से चला गया, तो इस कार्बन के पास भी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। इस कार्बन के पास भी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। अब इसको भी क्या चाहिए, इसको भी चाहिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसको कहां दिख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गए यहां पे, इस तरह से अरेंजमेंट हुई। समझ आई आपको बात, पहले पॉजिटिव चार्ज, यहां से इलेक्ट्रॉन गए, इससे पॉजिटिव चार्ज आया, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे यहां से इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आई, तो इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए यहां से। तो मेरे पास क्या बना, देखिए अब इसको समझिए, इसको मेरे पास क्या बना, ये कार्बन है। ठीक है, समझिएगा, ये कार्बन है, एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड टूट गया, तो ये क्या बचा, कार्बन। यहां पे क्या लगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में लग गया मेरे पास बॉन्ड। आगे क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, अब ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये डबल बॉन्ड क्या हुआ, टूट गया, और इसके साथ क्या लगा है, ऑक्सीजन। ठीक है, और ये कार्बन और ऑक्सीजन का नया बॉन्ड बना यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन जब उठ के यहां पे आ, इसके बीच में बॉन्ड बना, तो मेरे पास आ गया ये बॉन्ड। ठीक है, और ये मेरे पास आ गई R1 R2 और ये R3 और R4। तो इस तरह से मेरे पास बन गई ये, इस स्पीसीज को हम कहते हैं मोलोजोनाइड।
इस स्पीसीज को हम कहते हैं मोलोजोनाइड। अब बात करते हैं कि ये अनस्टेबल क्यों है, अनस्टेबल क्यों है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज समझिएगा, देखिए अब ये यहाँ पे चार्ज कहाँ कहाँ था, इस पे नेगेटिव चार्ज था, इस पे नेगेटिव चार्ज था, इसने जब इलेक्ट्रॉन दिया चार्ज खत्म। इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इसने यहां से इलेक्ट्रॉन खींचे चार्ज खत्म। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसने जब यहां से इलेक्ट्रॉन लिए चार्ज खत्म। तो इसलिए टोटल मॉलिक्यूल न्यूट्रल। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। अब ये अनस्टेबल क्यों है, अब ये जो मॉलिक्यूल है ये मेरे पास अनस्टेबल क्यों है उसको समझिए। देखिए ऑक्सीजन है, इसके पास दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब देखिए अब इस एरिया में कितने सारे इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, इस एरिया में कितने सारे इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है कि जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग एक ही एरिया के आस 3 ऑक्सीजन के आसपास होगी है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपल्जन। जब खुले में घूम रहे हैं आपस में जो टकराने की कोशिश करेंगे तो क्या होगी, रिपल्जन। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। क्यों, क्योंकि रिपल्जन हो रही है। वो कह रहे हैं कि हमें अकोमोडेट होने की जगह ही नहीं मिल रही, बहुत ओवरक्राउडिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, इस जगह पे बहुत ज्यादा ओवरक्राउडिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। तो क्या होगा, अब ये अपने आप को रीअरेंज करने की कोशिश करेगा। ये मॉलिक्यूल कुछ कोशिश करेगा कि मेरी कुछ रीअरेंजमेंट हो जाए, कुछ इस तरह से रीअरेंजमेंट हो जाए कि जो ऑक्सीजन के लोन पेयर थोड़ी दूरी तो बने इनके बीच में, इनकी जो दूरी तो बने। तो इस तरह से कुछ रीअरेंजमेंट करने की कोशिश करेगा ये। तो ये क्या करेगा, या तो यहां से तोड़ेगा बॉन्ड को, या यहां से तोड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के जो पास वाले बॉन्ड है उन्हीं को तो दूर जाना है, पहले उन्हीं को तो दूर जाना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। जो ऑक्सीजन के बॉन्ड है उन्हीं में तो रिपल्जन हो रही है। तो या तो यहां से बॉन्ड टूटेगा या यहां से बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, सब कहीं से भी टूटे। सपोज मैं तोड़ता हूं, इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया यहां पे, ठीक है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये मेरे पास बॉन्ड था, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, इस ऑक्सीजन का जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था वो आ गया यहां पे। ठीक है, तो अब इस पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। यहां पे क्या है मेरे पास, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए यहां पे। ऑक्सीजन को डेफिशिएंसी आई थी इलेक्ट्रॉन की, जब इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिपल्जन की वजह से, जब इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के बॉन्ड को तोड़ना चाहा, इस बॉन्ड को तोड़ना चाहा कंप्लीटली यहाँ से इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ऑक्सीजन की कमी आ गई, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। जब इलेक्ट्रॉन की कमी आई तो उसने इलेक्ट्रॉन खींचे यहाँ से। ठीक है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए, अब यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस कार्बन के पास भी तो डेफिशिएंसी आ गई इलेक्ट्रॉन की, इस कार्बन के पास भी डेफिशिएंसी आई है इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या करेगा, इसको यहां से लोन पेयर दिख रहे हैं, इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कार्बन से, ऑक्सीजन से मांग लेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब रीअरेंजमेंट होगी तो मेरे पास क्या बनेगा, समझिए, देखिए समझिए इस चीज को कि प्रोडक्ट क्या आएगा। अब समझिए उस चीज को। देखिए ये मैं R1 और R2 को ऐसे ही लिख रहा हूं, ये कार्बन है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, इस कार्बन ने ऑक्सीजन से लिया है इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। मैंने बना दिया ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, प्लस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गए हैं, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो मेरे पास क्या आया, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, प्लस ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर, इस ऑक्सीजन के साथ इसका बना हुआ है बॉन्ड। अब इस वाले ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन यहां से लिए थे, इस वाले ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन यहां से लिए थे, तो जब इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर। और ये बॉन्ड हमारा टूट गया था, ये बॉन्ड हमारा टूट गया था, तो मेरे पास क्या बचा, ये कार्बन बचा जिसके पास डबल बॉन्ड है और R3 R4। ठीक है, ये दो स्पीसीज मेरे पास आ गई। ठीक है, ये दो स्पीसीज मेरे पास टूट के आ गई। यहां तक बात क्लियर होगी अपने पास, यहां तक बात क्लियर होगी। इस स्पीसीज को मैं कहता हूं कार्बोनिल ऑक्साइड, कार्बोनिल ऑक्साइड। अब ये जो कार्बोनिल ऑक्साइड है बच्चों समझिए, अगर ये जो कार्बोनिल ऑक्साइड है, अब ये कार्बोनिल ऑक्साइड जो है ये भी तो अनस्टेबल है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इनके बीच में, ये भी तो अनस्टेबल है, यहां तक बात समझ आ रही है। तो ये भी तो आगे घमासान मचाएगी, अभी इसको भी तो न्यूट्रलिटी चाहिए, ये भी तो घमासान मचाएगी। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा, आगे समझिए इस चीज को, आगे क्या होगा। अगर मैं इस डबल बॉन्ड को इस तरह से लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, ऊपर की तरफ लिख देता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब समझिए आगे क्या होता है। अब ये है कार्बोनिल का बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए यहां पे, नेगेटिव चार्ज आएगा यहां पे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा यहां पे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। कार्बन कंपाउंड में यही होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगी, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगी, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब यहां कार्बन पे पॉजिटिव है तो क्या हुआ, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गए कार्बन पे, इस नेगेटिव ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गए कार्बन पे। अब इस O के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज था, इसने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रखे थे,
ये कहेगा भाई मेरे इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो वापस, मैं ज़्यादा देर तक आपको पॉजिटिव नहीं दे सकता। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, यहाँ से नेगेटिव आए कार्बन के ऊपर। ये बात समझ में आ रही है आपको? समझिएगा इस चीज़ को। इस ऑक्सीजन के पास है नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई यहाँ पे शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, ठीक है। अब इस यहाँ पे इसका पूरा इसने इलेक्ट्रॉन दिए इस ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, इसने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए इस कार्बन पे, इसका भी नेगेटिव चार्ज खत्म, ठीक है। अब जो इस वाले ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस ले लिए, यहाँ से वापस, इसका भी चार्ज खत्म। तो मेरे पास लास्ट में प्रोडक्ट क्या आएगा, देखिए मेरे पास प्रोडक्ट आएगा बच्चों कार्बन, ठीक है। ये कार्बन आ गया, यहाँ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना दिया ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ इस ऑक्सीजन और कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड बचा हुआ था, सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है, यहाँ तक बात क्लियर। इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या बचा है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बना, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई, मेरे पास ओजोनॉइड। इस तरह से रीअरेंजमेंट होने के बाद मेरे पास आ गई ओजोनॉइड। ये जो है ये है मेरे पास ओजोनॉइड, इसको हम कहते हैं ओजोनॉइड। यहां तक बात क्लियर? आई होप आपको मैकेनिज्म समझ आया होगा। ओजोनॉइड, अब ओजोनॉइड तक की तो रीअरेंजमेंट हमें समझ आ गई, किस तरह से रीअरेंजमेंट हुई, क्या क्या हो, ओजोनॉइड की तो रीअरेंजमेंट समझ आ गई। अब आगे इसकी हाइड्रोलिसिस भी तो होनी है, जिंक और वाटर की प्रेजेंस, इसकी हाइड्रोलिसिस भी तो होनी है, उसके बारे में बात करते हैं, और जिंक क्यों यूज करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी तक यहां तक अगर आपको समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, मेरे मोटिवेशन के लिए, ताकि ऐसी वीडियो में आपको और मैकेनिज्म को अच्छे से और लेक्चर ऐसे आपके लिए लेता आ रहा हूं, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब ओजोनॉइड की हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। जब भी आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ओजोनॉइड की जो हाइड्रोलिसिस होती है वो इस तरह से पैटर्न फॉलो करती है, इस तरह का पैटर्न फॉलो करती है, ठीक है। अब इसमें समझिए क्या हुआ, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, इधर भी इलेक्ट्रॉन 2, समझिए इस चीज को, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। यहां पे भी एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2। तो अब कौन कौन से बॉन्ड टूटे, ये वाला बॉन्ड टूटा है और ये वाला बॉन्ड टूटा है, ठीक है। ये बॉन्ड टूट गया मेरे पास, ये वाला बॉन्ड भी टूट गया, यहां से ये वाला बॉन्ड भी टूट गया। तो मेरे पास क्या बचा है, एक ऑक्सीजन खाली बची है, जो ऑक्सीजन का सिर्फ एटम है, ना पॉजिटिवली चार्ज है ना नेगेटिवली चार्ज है, पर इसको 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास डेफिशिएंसी है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल वैसे के वैसे बचे हुए, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन टूटी है ये जिंक के साथ मिलकर बना लेगी ZnO, जिंक जो हमने यूज किया उसके साथ मिला के बना लेगी ZnO, ठीक है। आगे समझेंगे, अगर ये ना हो तो उसके बाद ये ऑक्सीजन क्या कर सकती है, क्या करेगी वो, ठीक है। अब यहां पे भी बन गया एक बॉन्ड, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया, R1 R2, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी बन गया एक बॉन्ड, ठीक है। बात समझ में? एक कार्बन ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड था ही, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो एक बॉन्ड और बना, CO प्लस। सिमिलरली ये R3 और R4 है कार्बन, यहां पे भी बन गया 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड। तो ये है मेरे पास एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोलिसिस से हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। पर अगर सपोज यहां पे मैं जिंक यूज नहीं करूं, समझिए इस चीज को बच्चों, जरूरी चीज है, अगर मैं जिंक यूज नहीं करूं तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन हमारे पास बचा हुआ, ऑक्सीजन का जो रेडिकल बचा हुआ, जो ऑक्सीजन बची हुई है, नेसेंट ऑक्सीजन बची हुई है, जब वो वाटर के साथ मिलेगी तो हमें दे देगी H2O2। ये क्या है, पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अभी पेरोक्साइड जो है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2O2 जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये H2O2 अगर हम जिंक यूज ना करें और जो पेरोक्साइड अगर हमारी बन गई, अगर हमारे पास पेरोक्साइड बन गई, तो उन प्रोडक्ट्स में वो जो समझिएगा, उन प्रोडक्ट्स के अंदर जहां पे कीटोन की जगह एल्डिहाइड बन रहा हो, सपोज अगर यहाँ पे H होता तो एल्डिहाइड बनता, तो उन प्रोडक्ट्स में जो जिनमें एल्डिहाइड बन रहा है उनकी वो फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देता है, उस पर्टिकुलर एल्डिहाइड को वो कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो इसलिए हम जिंक यूज करते हैं ताकि ऑक्सीजन को ट्रैप करके ZnO बना दिया जाए, नहीं तो वो पेरोक्साइड बना देगा, और जो भी एल्डिहाइड बन रहे हैं वहां तक एल्डिहाइड नहीं बनेंगे, एल्डिहाइड की जगह उनके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता कि कीटोन को कर सके, कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, तो कीटोन को ये नहीं कर पाता है, जितने भी एल्डिहाइड बनेंगे उनको ये तोड़ देगा कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसलिए हम यूज करते हैं
जिंक का। ये बात समझ आ गई आपको? आई होप आपको जरूर समझ आई होगी। ठीक है, अब अगली बात एक और कर लेते हैं शॉर्टकट। अब यहां तक तो बात होगी हमारी पूरी क्लियर, हमें रिएक्शन भी समझ आ गया, मैकेनिज्म भी समझ आ गया, किस तरह से मैकेनिज्म होता है, रिएक्शन होता है, हमें वो हर चीज समझ आ गई। ठीक है, अब आगे एक बात कर लेते हैं कि शॉर्टकट अगर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाए। सपोज हमें ये पूछा गया कि ये है, ठीक है, ये रिएक्टेंट के हिसाब से समझ, अभी तो एक छोटा ऐसे समझ लेते हैं, शॉर्टकट की ऐसे समझ लेते हैं कि अगर इसकी ओजोनोलिसिस हमने की, इसकी मैंने ओजोनोलिसिस की, तो प्रोडक्ट क्या आएगा। तो चाहे कुछ भी हमारे पास रिएक्टेंट हो बच्चों, हमें किस तरह से उसको अप्रोच करना है, हमारे पास कुछ भी रिएक्टेंट हो, उस रिएक्टेंट को हमने किस तरह से अप्रोच करना है कि जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है उसको तोड़ देना है, उसको क्लीवेज करनी है और उसके साथ लगा देनी है ऑक्सीजन, उस डबल बॉन्ड के साथ लगा देनी है ऑक्सीजन। मतलब क्या है, R1 R2 कार्बन था, डबल बॉन्ड के साथ हमने लगा देनी है ऑक्सीजन। तो जो भी प्रोडक्ट हमारे पास आएगा वो हमारा ओजोनोलिसिस और हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अगर यही चीज आपने ध्यान रखनी है, यही चीज आपने ध्यान रखनी है कि अगर मेरे पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो भी हमें ऐसे ही प्रोसीड करना है, तो भी हमें ऐसे ही प्रोसीड करना है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊं, अगर सपोज मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, ये एल्कीन है, ये मेरे पास एक एल्कीन है। ठीक है, अब मैंने इसको कहा कि मेरे को इसकी ओजोनोलिसिस करके दीजिए साहब, ओजोनोलिसिस करके कि मेरे पास प्रोडक्ट क्या आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं का प्रोडक्ट क्या आएगा तो आप करके दीजिए। तो आपने उसमें भी उसी तरह से अप्रोच करनी है कि जो डबल बॉन्ड है उनको तोड़ना है, हर उसकी तरफ ऑक्सीजन लगानी है। ठीक है, ऑक्सीजन लगानी है। ठीक है, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये पहला कार्बन, ठीक है, इसके साथ लगी डबल बॉन्ड, समझिए, देखिए ये आगे मेरा पहला प्रोडक्ट। ठीक है, प्लस ये डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन लगी, इस साथ मैंने लगा दी ऑक्सीजन, और यहां पे फिर से एक डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, प्लस यहां पे इसका भी। तो मेरे पास आएंगे ये 3 प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी हो तब भी हम उसी तरह से चलेंगे, उसको डबल बॉन्ड के वहां पे उसको तोड़ेंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड के यहाँ पे उसको तोड़ेंगे, प्लस डबल बॉन्ड के अराउंड जो भी कार्बन होंगे उन पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा देंगे। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगेगी, एक प्रोडक्ट बन गया मेरे पास ये। इस वाले प्रोडक्ट के पास मेरे पास 2 जगह ऑक्सीजन लगेगी, 2 जगह ऑक्सीजन लगा दी, इसके पास 1 जगह ऑक्सीजन लगेगी, 1 जगह ऑक्सीजन लगा दी। तो इस तरह से पूरी ओजोनोलिसिस एल्कीन के प्रोसेस थी बच्चों। आई होप आपको समझ आई होगी। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व